द रिस्क अराइजिंग ड्यू टू इंटरमीडियरीज इन इंटरनेशनल ट्रेड लाइक शिपिंग कंपनीज इज कॉल्ड व्हाट? जो रिस्क अराइज होता है इंटरमीडियरीज के वजह से, वो जो रिस्क पैदा होता है उसे कौन सा रिस्क कहते हैं? व्हाट टाइप ऑफ रिस्क इट इज? उसे हम कौन सा रिस्क कहते हैं? बायर रिस्क, सेलर रिस्क, शिपिंग रिस्क, क्रेडिट रिस्क, कौन सा रिस्क उसे कहा जाता है? तो यहां पर सबसे पहले आंसर मिला यहां पर कर्नल सुखदेव जी के द्वारा एंड फर्दर बाय अर्पणा एंड राठौड़ राजेश इटसेल्फ, दैट इज ऑप्शन सी ओवर हियर. दैट इज ऑप्शन सी ओवर हियर इज द राइट आंसर. दैट इज शिपिंग रिस्क ओवर हियर. तो उसे शिपिंग रिस्क कहा जाता है. जो इंटरमीडियरीज की वजह से जो रिस्क यहां पर है, दैट इज बेसिकली व्हाट? दैट इज बेसिकली द शिपिंग रिस्क ओवर हियर. वो शिपिंग रिस्क रहता है. ओके, अब यहां पर थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट मैं आपको करवाने वाला हूं. देखिए यहां पर और भी बहुत से रिस्क होते हैं. कौन कौन से रिस्क होते हैं? लाइक इट इज अ लीगल रिस्क ओवर देयर. इट इज अ लीगल रिस्क ओवर देयर. यानी कि हो सकता है कि जो भी अमेंडमेंट्स हुई हैं, यानी कि कंट्री में बायर की, सेलर की कंट्री में लीगैलिटी को लेकर के अगर कोई भी अमेंडमेंट्स यहां पर हुई हैं, एंड फर्दर इसकी वजह से हो सकता है कि जो यहां पर लाइबिलिटी है बायर के ऊपर, सेलर के ऊपर, वो यहां पर ना निभा पाए. ओके, सो दैट इज बेसिकली व्हाट? दैट इज अ लीगल रिस्क ओवर देयर. दैट इज अ लीगल रिस्क ओवर देयर. एंड अगर हम कंट्री रिस्क की बात करते हैं तो वो क्या रहता है? कंट्री रिस्क बेसिकली रिलेट्स टू द डेवलपमेंट इन द कंट्री ऑफ द बायर और इटसेल्फ. जैसे मान लीजिए कि वॉर छिड़ गया है, यहां पर वॉर कंडीशन है, तो वहां पर वो लीगैलिटी की वजह से यहां पर आप अपना ऑर्डर नहीं भुगता पाएंगे. इट इज बेसिकली ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री इटसेल्फ. वो डेवलपमेंट की वजह से, कंट्री में जो डेवलपमेंट चल रही है उसकी वजह से वो है. दैट इज बेसिकली वो, दैट इज द कंट्री रिस्क इटसेल्फ. ओके, एंड अगर हम पॉलिटिकल यहां पर बात करते हैं, ठीक है, अगर पॉलिटिकल यहां पर बात करते हैं, इट इज बेसिकली रिलेटेड टू व्हाट? कि मान लीजिए कि यहां पर कंट्रीज के बीच में आपस की ताना बाना चल रहा है. यानी कि मान लीजिए अगर आपने सामान जो बांग्लादेश भेजना है या फिर पाकिस्तान भेजना है, तो हो सकता है ना कि हमारी कंट्री के जो रिलेशनशिप हैं वो बांग्लादेश के साथ या पाकिस्तान के साथ ठीक नहीं है. उसकी वजह से आप यहां पर वो चीज ना कर पाए. पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से वो चीज है. पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बेसिकली लीड्स टू व्हाट? कि ये नहीं कि गवर्नमेंट हमारी जाने वाली है. इट इज बेसिकली रिलेटेड टू कि गहमा गहमी चल रही है ड्यू टू द पॉलिटिकल हिंड्रेंस ओवर देयर. ओके, सो दैट विल बी द पॉलिटिकल रिस्क ओवर देयर. तो इस तरह के रिस्क यहां पर शामिल रहते हैं जिनकी वजह से यहां पर एक्सपोर्ट के ऊपर खतरा जो है वो बना रहता है. ओके, अब यहां पर एक चीज है, इट इज रिलेटेड टू कंट्री रिस्क. अब कंट्री रिस्क को इतनी ज्यादा तवज्जो क्यों दी गई है? अब कंट्री रिस्क को आप क्या क्वांटिफाई कर सकते हैं? कैन यू डू क्वांटिफाई द कंट्री रिस्क? अब ये तो बहुत ज्यादा डायनेमिक एस्पेक्ट है. डायनेमिक एस्पेक्ट क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता ना, कंट्री की स्टेटस जो है वो लगातार चेंज होते जा रहे हैं. तो यहां पर आरबीआई ने अपनी गाइडलाइंस दी हैं कंट्री रिस्क को लेकर के कि ऑथराइज्ड डीलर जो है वो बैंक यहां पर किस तरह से कंट्री रिस्क के साथ डील करेंगे. ओके, तो बैंक्स जो हैं उन्हें क्या करना पड़ता है? उन्हें यहां पर अपनी कंट्री रिस्क पॉलिसी बनानी पड़ती है. एज पर द आरबीआई, बैंक्स को यहां पर अपनी कंट्री रिस्क पॉलिसी बनानी पड़ेगी एंड फर्दर उन्हें एक सिस्टम बनाना पड़ेगा जिसके हिसाब से वो क्या करेंगे? ग्रेडिंग करेंगे कंट्री की. जिसके हिसाब से वो ग्रेडिंग करेंगे कंट्री की, एंड इट विल बी रिलेटेड टू अ सेट ऑफ पैरामीटर्स. कुछ एक सेट होगा पैरामीटर्स का, उसके बेस पर आपको ये रेटिंग जो है वो यहां पर करनी पड़ेगी कंट्री की. आरबीआई ने प्रिस्क्रिप्शन दे रखी है, लेकिन साथ के साथ आरबीआई ने यह भी कहा कि अगर आपके पास अपना रेटिंग सिस्टम नहीं है ना, वी आर देयर फॉर यू. हमारे पास 7 फोल्ड सिस्टम है. हमारे पास क्या है? एक 7 फोल्ड सिस्टम है. यानी कि ईसीजीसी के द्वारा, ईसीजीसी ऑफ इंडिया के द्वारा ये सिस्टम ये बनाया गया है जहां पर कंट्री रिस्क रेटिंग का जो मेथड है वो बताया गया, आप उसको भी एडॉप्ट कर सकते हैं. तो 7 कैटेगरीज यहां पर कंट्री रिस्क के रिलेटेड यहां पर ईसीजीसी के द्वारा बनाया गया है. एंड एनीवन कैन टेल मी कि वो कौन सा यहां पर मेथड है. तो मैं यहां पर क्लासिफिकेशन लिखूंगा, आपको बताना है कि ये कौन सी क्लासिफिकेशन है रिस्क की, इफ यू आर अवेयर ऑफ इट. ओके, तो 7 फोल्ड यहां पर ये क्लासिफिकेशन है. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज A1. मैं यहां पर नंबरिंग कर देता हूं ताकि आप सबके लिए आंसर करना इजी रहे. 4th, 5th, 6th एंड 7th. ओके, तो सबसे पहले हमारे पास A1, then it is A2, then it is B1, B2, C1, C2 and D. This is the categorization over there. अब सबसे पहले आप बताएंगे कि A1 जो है वो किसके साथ रिलेट करता है. A1 is related to what? पहली चीज मैं आपको यहां पर इसको मेमोराइज करने के लिए बता देता हूं. इसको मेमोराइज करने के लिए बताता हूं कि जो यहां पर रिस्क पैटर्न है ना, वो इस हिसाब से यहां पर क्या है? इंक्रीज कर रहा है. यानी कि रिस्क इस तरह से इंक्रीज कर रहा है. ओके, तो अगर A1 रेटिंग की गई किसी कंट्री की, इट मींस कि रिस्क जो है वो बहुत ही ज्यादा कम है. एंड वी नेम इट इनसिग्निफिकेंट रिस्क, यानी कि नामात्र रिस्क है. यानी कि नामात्र रिस्क जो है वो यहां पर, मैं रिस्क वर्ड बार बार नहीं लिखूंगा, यहां पर एक बार यहां पर मेंशन करता हूं. इट मींस इनसिग्निफिकेंट रिस्क. A2 का मतलब है रिस्क तो है लेकिन काफी ज्यादा कम है.
ए का मतलब है रिस्क तो है लेकिन काफी ज्यादा कम है, B1 का मतलब है रिस्क है लेकिन लो से थोड़ा सा ज्यादा है, लो बट इट इज मॉडरेटली लो, इट इज नॉट सिंपली लो, इट इज मॉडरेटली लो, मॉडरेटली लो, ओके। एंड फर्दर इट इज रिलेटेड टू ऑप्शन सी, आपका B2 जो है दैट इज बेसिकली मॉडरेट रिस्क, B2 जो है दैट इज अ मॉडरेट रिस्क, C1 जो है इट इज रिलेटेड टू मॉडरेटली हाई रिस्क, इट इज मॉडरेटली, जैसे मॉडरेटली लो हुआ उसी तरह से ये रहेगा मॉडरेटली हाई रिस्क। ऑप्शन C2 यानी कि 6 जो है दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू दैट इज रिलेटेड टू हाई रिस्क ओवर देयर, हाई रिस्क ओवर देयर, एंड D इट इज रिलेटेड टू वेरी हाई रिस्क, यानी कि जहां पर D है वहां पर तो आप ना ही लैंडिंग कीजिए तो बेटर है, ओके। तो ये 7 फोल्ड कैटेगराइजेशन है, आरबीआई ने गाइडलाइंस दी है कि आपको अपना बनाना सिस्टम, लेकिन अगर नहीं भी है तो ईसीजीसी ऑफ इंडिया ने जो यहां पर मेथड दिया है उसके रिलेटेड भी आप यहां पर गाइडलाइंस को फॉलो करते हो क्या कर सकते हैं, आप यहां पर इस मेथड को फॉलो कर सकते हैं, ओके। सो इट इज इनसिग्निफिकेंट रिस्क, लो रिस्क, मॉडरेटली लो रिस्क, मॉडरेट रिस्क, मॉडरेटली हाई रिस्क, वेरी हाई रिस्क, ओके। सो ये कैटेगराइजेशन है यहां पर। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए, एंड फर्दर यू कैन आल्सो एनरोल द full video question pack series on our Class Plus application. You need to search for IIBF Learning Center. Google Play Store पर जाकर के आपको IIBF Learning Center सर्च करना है। अगर आप iOS यूजर हैं तो आपको App Store में जाना है, वहां पर सर्च करना है एप्लीकेशन My Institute एप्लीकेशन, आपको सर्च करनी है। उसके बाद आपको इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन कोड है वो यहां पर लगाना है GEGKT जो आपको यहां पर कोड है उसके साथ आप यहां पर लॉगिन कर पाएंगे, एक्सेस कर पाएंगे, ओके। नाउ लेट्स मूव फर्दर, यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ अभी चलते हैं। होप कि आपको यहां पर ये पैटर्न समझ में आएगा। इट सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स आर नॉट द कॉज ऑफ शिपिंग रिस्क। इसमें मैंने बताना कि कौन सा जो यहां पर इवेंट है दैट इज बेसिकली नॉट द कॉज ऑफ द शिपिंग रिस्क ओवर हियर, वो शिपिंग रिस्क का यहां पर कारण नहीं है, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 इट सेज negligence by the handling agent, negligence by the port authorities, non performance by the local transporter, none of the above। देखिए शिपिंग से रिलेटेड, शिपिंग को हम क्या कहते हैं, वॉयज कहते हैं। वॉयज बेसिकली क्या रहता है, जैसे मान लीजिए यहां पर आपका पर्सन जो है वो यूएसए में है, यूएसए ने सामान भेजना है यहां पर इंडिया में, ठीक है। अब यूएसए में वो कौन सी यहां पर जगह पर है, ठीक है, मान लीजिए वो सिएटल में है। अब सिएटल से उसने सामान यहां पर भेजना है इंडिया में, दिल्ली में, तो उसे पहले किसी ना किसी पोर्ट पर सामान भेजना पड़ेगा, पोर्ट से फिर शिपिंग के थ्रू सामान आएगा, यहां पर मान लीजिए मुंबई में यहां पर सामान आ गया, फिर वो दिल्ली ट्रैवल होगा, फिर वो पर्सन के घर तक पहुंचेगा। अब ये पूरे के पूरे यहां पर डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, वी से इट एज वॉयज, इसको वॉयज कहते हैं, ओके। अब ये वॉयज जो है ये पूरे के पूरे इन बिटवीन अगर कोई भी यहां पर खामी रहती है शिपिंग पर्सन के द्वारा, पर्सनल के द्वारा, अथॉरिटीज के द्वारा, पोर्ट अथॉरिटीज के द्वारा, दैट वुड बी रिलेटेड टू शिपिंग रिस्क ओवर देयर, एंड वी नीड टू टेल कि यहां पर कौन सा जो इवेंट है वो शिपिंग रिस्क का कारण नहीं है। सो ऑप्शन डी ओवर हियर वुड बी द राइट आंसर ओवर हियर। सो राहुल सिंह राजपूत हैज आंसर्ड करेक्टली ओवर हियर एट द अर्लीस्ट, दैट इज ऑप्शन डी, दैट इज नन ऑफ द अबव, यानी कि सभी जो है वो कारण है यहां पर, तो नन ऑफ द अबव वुड बी द राइट आंसर ओवर हियर। क्वेश्चन नंबर 5 इट इज, ओके। इज इट क्लियर? सो okay, now let's move to the next question over here। अभी next question की तरफ चलते हैं, that is question number 6। It says as per the RBI guidelines which of the following factors are to be taken into consideration by the banks for reviewing the country risk। तो यहां पर RBI के गाइडलाइंस के हिसाब से यहां पर बैंक्स को कौन से फैक्टर्स को देखना है, यहां पर जब भी हमने कंट्री की यहां पर रेटिंग करनी है तो कौन से फैक्टर्स को यहां पर देखना है उसके बारे में बताना है। आई ऑलरेडी टोल्ड यू इट इज अ 7 फोल्ड यहां पर जो ईसीजीसी के द्वारा दिया गया, लेकिन अपना मॉडल भी तो होना चाहिए ना, आरबीआई ने तो ये बोला था। अब उसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स को यहां पर देखना है, बैंक को यहां पर कौन कौन से फैक्टर्स के बारे में देखना है उसके बारे में आपको यहां पर आंसर करना है, दैट इज बेसिकली बीइंग आस्क्ड अंडर द पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 6 ओवर हियर। सो व्हिच वन वुड बी द राइट आंसर इन दिस पर्टिकुलर केस। तो यहां पर एक आंसर आया दैट इज रिलेटेड टू ऑप्शन सी। लेट्स सी कि वो ऑप्शन जो है यहां पर आंसर जो है वो सही है या फिर नहीं है। लेट्स सी कि यहां पर जो क्वेश्चन का आंसर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6 का, इफ इट इज पोस्टेड करेक्टली ओवर हियर और नॉट। तो आप यहां पर सभी के सभी जो भी पैटर्न है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज रिलेटेड टू द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को भी देखते हैं, हम इकोनॉमिक पॉलिसी को भी देखते हैं, इन्फ्लेशन भी देखते हैं, एक्सटर्नल डेब्ट भी देखते हैं, पास्ट रिकॉर्ड भी देखते हैं कि उस कंट्री के साथ पास्ट रिकॉर्ड क्या रहा है, क्या वहां से जो भी पेमेंट्स की गई हैं उनमें से हमें पैसों की वापसी आ रही है या नहीं आ रही है। तो इन सभी चीजों को यहां पर देखा जाता है।
इन सभी को यहां पर देखा जाता है। एंड पास्ट रिकॉर्ड ऑफ पेमेंट्स जो रहता है वो बेसिकली बैलेंस ऑफ पेमेंट देखते हैं। वो क्या देखते हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट देखते हैं। उनके इंटरनेशनल रिजर्व्स क्या है, एक्सटर्नल जो एक्सचेंज रेट वॉलिटिलिटी क्या है, उस कंट्री का जीडीपी क्या है, उन सभी चीजों को हम गो थ्रू करते हैं। सो ऑप्शन डी जो है यहां पर, ऑप्शन डी जो है यहां पर, दैट इज 1 to 5 ऑल, दैट विल बी द करेक्ट आंसर ओवर हियर। That would be the correct answer over here. So option D जो है that would be the right answer. Question number 6. So यहाँ पर कर्नल सुखदेव जी ने सबसे पहले आंसर दिया है क्वेश्चन नंबर 6 का, and that is quite correct over there. Okay. Now let's move to the next question. It says for the country risk classification ECGC has a how many folds क्लासिफिकेशन कवरिंग मोर देन 200 कंट्रीज। तो जल्दी से जल्दी आंसर कर दीजिए, क्वाइट इजियर, क्योंकि हम ऑलरेडी इसको कवर अप कर चुके हैं। सो इट इज क्वेश्चन नंबर 7, ऑप्शन बी ओवर हियर। 7 फोल्ड यहां पर है हमारे पास। सो अर्पणा जी ने एंड फर्दर यहां पर राहुल जी ने सबसे पहले आंसर दिया है रिलेटेड टू क्वेश्चन नंबर 7 की हमारे पास 7 फोल्ड क्लासिफिकेशन है, A1 A2 B1 B2 C1 C2 एंड D। दैट इज द क्लासिफिकेशन। एंड आपका रिस्क जो है वो लोअर से हायर की तरफ मूव करता है। हम ऑलरेडी इसके बारे में बात कर चुके हैं। सो ऑप्शन बी जो है यहां पर, दैट इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 7। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8 ओवर हियर। इट सेज एज पर द ECGC कंट्री रिस्क क्लासिफिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी डज नॉट मैच। तो हमने बताना है कि कौन सी कैटेगरी ऐसी है जो मैच नहीं कर रही है। यहां पर हमने बताना है कि कौन सी यहां पर कैटेगरी है जो यहां पर मैच नहीं कर रही है। तो काइंडली प्लीज डू आंसर एट द अर्लीस्ट। जल्दी से जल्दी यहां पर आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 इट इज, क्वेश्चन नंबर 8 इट इज। जल्दी से जल्दी यहां पर मैच कीजिएगा कौन सी यहां पर जो क्वालिटी है वो यहां पर मैच नहीं कर रही है। देखिए मैंने आपको बताया था कि जो आपके पास रिस्क है A1 का, वो बेसिकली क्या रहता है, व्हाट इट इज रिलेटेड टू A1। A1 जो है वो किससे ज्यादा रिलेटेड रहता है? A1 जो है दैट इज रिलेटेड टू इनसिग्निफिकेंट रिस्क, दैट इज मेंशन करेक्टली। A2 जो था वो किससे रिलेटेड था? A2 वाज लो रिस्क। B1 जो था दैट वाज मॉडरेटली लो रिस्क। लेकिन यहां पर क्या कहा गया है? यहां पर सिर्फ और सिर्फ लो रिस्क कहा गया है। लो रिस्क जो था वो तो रिलेटेड था A2 से। अगर लो रिस्क की बात करें वो तो A2 से रिलेटेड था, तो यहां पर ये ऑप्शन गलत हो गई है। तो ये हमारा आंसर हो गया। C1 अगर हम बात करते हैं दैट इज मॉडरेटली हाई रिस्क, ठीक है, तो दैट इज बेसिकली करेक्ट। वो आपका C1 आपका मॉडरेटली हाई रिस्क था। C2 जो था दैट वाज हाई रिस्क एंड D was वेरी हाई रिस्क। तो बाकी सभी ऑप्शंस तो यहां पर करेक्ट हैं। ऑप्शन बी इज नॉट मैच्ड करेक्टली। सो अर्पणा एंड फर्दर, अर्पणा जी ने एंड भावना जी ने यहां पर सबसे पहले सही आंसर दिया है रिलेटेड टू क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज ऑप्शन बी ओवर हियर इज नॉट मैच्ड करेक्टली। ऑप्शन बी जो है यहां पर दैट इज नॉट मैच्ड करेक्टली इन दिस पर्टिकुलर केस। सो दैट वुड बी आर राइट आंसर, दैट वुड बी आर राइट आंसर। Now let's move to the next question. It is question number 9. It says political uncertainty in a country leading to fall of a government is what type of risk for the counterparty? अगर यहां पर पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है कंट्री में जिसकी वजह से यहां पर गवर्नमेंट गिर गई है, लीडिंग टू फॉल ऑफ द गवर्नमेंट है, ठीक है, तो ये कौन सा रिस्क है काउंटर पार्टी के लिए? काउंटर पार्टी के लिए वो कौन सा रिस्क होगा? पॉलिटिकल रिस्क, कंट्री रिस्क, क्रेडिट रिस्क या फिर फॉरेन एक्सचेंज रिस्क? विच टाइप ऑफ रिस्क इट वुड बी? विच टाइप ऑफ रिस्क इट वुड बी? एक आंसर यहां पर मिला है अर्पणा जी के द्वारा, दैट इज रिलेटेड टू ऑप्शन ए। एंड यहां पर बाकी सभी ने यहां पर जो आंसर दिया है दैट इज रिलेटेड टू ऑप्शन बी। बाकी सब ने यहां पर ऑप्शन बी का आंसर दिया है। भावना जी ने सबसे पहले आंसर दिया है एंड अनडाउटली यहां पर जो कंट्री रिस्क है दैट इज अ राइट आंसर। वाई कंट्री रिस्क? पॉलिटिकल रिस्क क्यों नहीं है? देखिए मैं आपको बताया था कि अगर यहां पर पॉलिटिकल डिसीजंस या फिर आपस में मतभेद होने की वजह से यहां पर कोई फर्क पड़ा है, दैट इज बेसिकली व्हाट, दैट इज अ पॉलिटिकल रिस्क। वो पॉलिटिकल रिस्क होता है। यहां पर जो रिस्क पैदा हो रहा है दैट इज नॉट ड्यू टू द पॉलिटिकल स्टेटस, वो पॉलिटिकल स्टेटस की वजह से नहीं हुआ। अब पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से गवर्नमेंट ही गिर गई है, जिसकी वजह से कंट्री परफॉर्म नहीं कर पा रही है, कंट्री के रूल्स परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। दैट इज व्हाई इट इज व्हाट टाइप ऑफ रिस्क? इट इज अ कंट्री रिस्क इटसेल्फ। तो यहां पर जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का दैट इज ऑप्शन बी ओवर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहां पर इट सेज द पोर्ट स्टाफ हैज गोन ऑन स्ट्राइक ड्यू टू विच द शिपमेंट हैज बीन डिलेड, दिस विल बी क्लासिफाइड एज व्हाट? अगर पोर्ट स्टाफ छुट्टी पर चला गया तो ये कौन सा रिस्क होगा? शिपमेंट रिस्क होगा, कंट्री रिस्क होगा, क्रेडिट रिस्क होगा, फॉरेन एक्सचेंज होगा? तो ये क्वाइट सिंपल आंसर है, यहां पर सिंपल क्वेश्चन है यहां पर, दैट वुड बी रिलेटेड टू
ये शिपिंग रिस्क हमारे पास होने वाला है। ये कौन सा रिस्क होगा? दिस वुड बी द शिपिंग रिस्क ओवर हियर इन दिस पर्टिकुलर केस। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है दैट इज ऑप्शन ए। दैट इज ऑप्शन ए वुड बी द राइट आंसर इन दिस पर्टिकुलर केस। क्वेश्चन नंबर 10 ऑप्शन ए वुड बी द राइट आंसर। तो यहां पर अर्पणा जी ने, राठौड़ राजेश जी ने एंड फर्दर राहुल जी ने सबसे पहले आंसर दिया है क्वेश्चन नंबर 10 का।